नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन प्रमुख रूप से पढ़ेंगे जो अपन ने टेस्ट लिया था उसके बारे में सॉल्यूशन पेश करेंगे। विद्यार्थी जन क्लासेज में जो टेस्ट आयोजित किया गया 27 नवंबर को, उसका विस्तृत सॉल्यूशन आज अपन पेश करेंगे। इसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के बारे में जो टेस्ट लिया था उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल था जो अपने टेस्ट का, भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तंसीक का आयोजन किया गया। बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? आप सबको पता ही है, साडा तंसीक जो ऑपरेशन किया गया था उसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो आयोजित किया गया था उसके बाद इसके अलावा बीकानेर में और कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए थे उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए थे। और कौन सा हुआ था? भारतीय सेना का एक ऑपरेशन हुआ था, आपको पता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये है भारतीय सेना का एक ऑपरेशन हुआ था, युद्धाभ्यास कह सकते हैं। भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ था, उसका क्या नाम है? अनंत विजय। क्या नाम है दोस्तों? अनंत विजय। इसके साथ ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भारत और जापान के बीच में, देखो भारत और जापान के बीच में देखते हैं, भारत व जापान के बीच में बीकानेर में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था दोस्तों? बताइए। बीकानेर में धर्म गार्जियन दोस्तों, कौन सा? ये भी आपको ध्यान रखना है कि धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, वो भी बीकानेर में हुआ था। वो भारत और जापान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा साडा तंसीक सऊदी अरब भी आपको पता ही है। इसके अलावा भारत और बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक और अभ्यास हुआ था, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में दोस्तों। भारत व यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मध्य कौन सा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों? बताइए। उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि बीकानेर में कौन कौन से अभ्यास हुए। एक बार पुनः बता देता हूँ। साडा तंसीक सऊदी अरब और भारत के बीच में हुआ था। भारतीय सेना का युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ था, वो था अनंत विजय। दूसरा था भारत और जापान के बीच में जो धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण हुआ था। और भारत और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो ऑपरेशन हुआ था उसका क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। इस तरह से एक करंट अफेयर, एक सवाल के माध्यम से हमने बीकानेर के सारे जो अभ्यास हुए थे उनके बारे में अपन ने जान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 को किसको दिया गया? आप सबको पता है, राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था 2024 का? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है देवीलाल मैया, ऑप्शन बी है कैलाश सिंह झोरडा, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? देवेंद्र कुमार, और ऑप्शन डी है हर्षदेव। क्या सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों? बताइए, बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल साहित्य पुरस्कार हो जाएगा कैलाश सिंह झोरडा। कौन सी कृति के लिए दिया गया दोस्तों? बताइए। कैलाश सिंह झोरडा को उनकी कृति दिया, कृति भी याद रखनी है कि राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था, वो कैलाश सिंह झोरडा को मिला। मारी ढाणी, किसकी ढाणी? मारी ढाणी, मेरी ढाणी, इसके लिए दिया गया था बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था और उसकी कौन सी कृति के लिए दिया गया था। नागौर के रहने वाले हैं कैलाश सिंह झोरडा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान में अब तक कितनी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा चुका है? आपको पता है वंदे भारत, कितनी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा चुका है दोस्तों? बताइए। ये तो आप सबको पता ही होगा, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनको बता दूं कि 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया गया। पहली कहां से की गई थी? फर्स्ट अजमेर से कहां पर किया गया था? अजमेर टू दिल्ली।
ठीक है। सेकंड कहाँ से किया गया था? जोधपुर टू साबरमती। सेकंड हो जाएगा जोधपुर टू साबरमती, अहमदाबाद साबरमती। और तीसरा कहाँ से किया गया था? तीसरा वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया था, आप सबको पता है, वो है उदयपुर से जयपुर के बीच में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब तक 3 वंदे भारत का संचालन अपने राजस्थान में किया जा चुका है। आप सबको पता है केंद्र सरकार की स्कीम है वंदे भारत योजना, जिसमें ट्रेनों का सुपर फास्ट ट्रेन चलती है। आपको कभी भी अहमदाबाद जाना है तो 4 घंटे में अहमदाबाद पहुंचा देगी, बहुत ही फास्ट ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है कि हाल ही में किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया? राजस्थान के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया? बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए है राई का बाग पैलेस जोधपुर, ऑप्शन बी है देवमाली ब्यावर, ऑप्शन सी है भालोजी गांव कोटपुतली, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से बताइए, एक सवाल बहुत सारा है, आपको जल्दी से बताना है। तो आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? देवमाली गांव है जो ब्यावर जिले के अंदर है, वो उसको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है। आपको पता है राई का बाग तो जोधपुर में है, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। और भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड है, उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि राजस्थान टूरिज्म की थीम क्या है, ये कभी कभी पूछते हैं। राजस्थान टूरिज्म की थीम क्या है? पधारो मारे देश। क्या है दोस्तों, बताइए? पधारो मारे देश, अपने देश पधारो, वेलकम टू राजस्थान, पधारो मारो देश टूरिज्म की थीम है। और जो पर्यटन मंत्री अभी कौन है, आपको सबको पता ही होगा। पर्यटन मंत्री, जो मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वो अपने अपने के पर्यटन मंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसका संबंध जोधपुर संसदीय क्षेत्र जिनका जोधपुर है। इस तरह से आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको पता रखना है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। भालोजी गांव कोटपुतली बैरोड, तो वो सोलर प्लांट वाला है। राई का बाग पैलेस है, जसवंत सिंह की पत्नी ने बनाया था। ठीक है, तो इसका आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान ने कितने पदक जीते? बताइए दोस्तों, राजस्थान के पैरालंपिक खिलाड़ी कौन कौन से हैं और कितने पदक जीते हैं? पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं राजस्थान के, 3 खिलाड़ियों ने नाम आता है मुख्य रूप से, जिसमें 2 ब्रॉन्ज आता है और 1 गोल्ड मेडल आता है। तो कितने खिलाड़ियों ने जीते हैं? 3 खिलाड़ियों। क्या क्या नाम है बताइए? फर्स्ट, सबसे पहले तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली है और इसका प्रमुख खेल है निशानेबाज। SS10 में इनको गोल्ड जीता था, आपको ध्यान रखना, SS10 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में अवनी लेखरा को पैरालंपिक एथलीट ऑफ द ईयर, अवनी लेखरा को एक अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पैरालंपिक एथलीट ऑफ द ईयर, ये मुंबई के हाटपुर बाजार में एक आयोजन हुआ था, उसमें दिया गया था। उसके अलावा सेकंड थे मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। ये भी कौन है? निशानेबाज है। तीसरा है अपने दोस्तों, तीसरे कौन है? करौली जिले वाले, वो है सुंदर सिंह गुर्जर। ये F46 कैटेगरी है, वो भी है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, भाला फेंक कहते हो, आप क्या कहते हो, भाला फेंक कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जो जीता था, जो 3 खिलाड़ियों ने प्रमुख रूप से स्वर्ण पदक जीता था, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी। इनका जो पेशा है, इनका शूटिंग है, इनका जेवलिन थ्रो है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल ये है कि राजस्थान में दिए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है जानकी लाल बजाज बेरूपिया कलाकार है, बिल्कुल सही है। जानकी लाल बजाज है वो बेरूपिया कलाकार है। दूसरा है अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद मांड कलाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है माया टंडन संगीत कला नहीं होकर सड़क सुरक्षा हो जाएगा। इसमें अपन ने जो टेस्ट लिया था उसमें उसमें अपन ने माया टंडन को सड़क सुरक्षा लिखा था। हालांकि चारों ऑप्शन सही थे, सवाल डिलीट होने योग्य था, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया, इसको संगीत कला किया था। माया माया टंडन सड़क सुरक्षा में जीवन रक्षक प्रणाली विकसित करना। जीवन रक्षक प्रणाली मतलब समझ गया, जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद मरीज को कैसे पहुंचाया जाए हॉस्पिटल तक, क्या क्या प्राथमिक उपचार होते हैं, उस तरह से माया टंडन को इसके लिए दिया गया था। टेस्ट में चारों ऑप्शन दे दिए थे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हालांकि कभी एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो आरपीसी से भी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल बनाता है, छोटी मोटी गलतियां होती है। इन सभी व्यक्तियों को क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार 2023-24 में दिया गया था। तो इसमें असत्य कथन अगर माया टंडन हो जाएगा, संगीत कला नहीं होकर सड़क सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आप सबको पता ही है कहाँ पर है। ऑप्शन ए है जौहड़ बीड़ बीकानेर, ऑप्शन बी है बीछवाल बीकानेर, ऑप्शन सी है सेवर भरतपुर, ऑप्शन डी है दुर्गापुरा जयपुर। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, इजी गोइंग सवाल है। दुर्गापुरा जयपुर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दुर्गापुरा जयपुर। उसके अलावा जौहड़ बीड़ बीकानेर में क्या है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है, आपको सबको पता ही है दोस्तों, ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, शिवर भरतपुर में क्या है, सरसों सरसों अनुसंधान केंद्र। तो शिवर भरतपुर का लिख देते हैं सरसों अनुसंधान केंद्र। अब बताइए बीसवाल बीकानेर में क्या है, बताइए दोस्तों जल्दी से। बीसवाल बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र है। क्या है दोस्तों, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। दुर्गापुरा जयपुर में आप सबको पता है कि कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है, राजस्थान में स्थिर कीमतों पर कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। आप सबको पता ही है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, यह आर्थिक समीक्षा का सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए। स्थिर कीमतों पर 26.21, 29.84 और 43.95 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सही होता है। और प्रचलित कीमतों पर क्या हो जाएगा, 26.72, 28.21 और 45 पॉइंट। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो है प्रचलित, और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो स्थिर कीमतों पर। तो याद रह जाएगा दोस्तों, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 26.21, 29.84 और 43.55। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है दोस्तों, सर्विस सेक्टर का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का, उसके बाद देखो उद्योग का है 29.84, उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है, याद आ जाएगा, 26, 21, 29, 84, 43, 95। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये थोड़ा सा टफ टाइप था सवाल, हालांकि इस तरह के सवाल एक दो पूछे जाते हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार वर्ष 29-30 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य कितना रखा गया। ऑप्शन आपने पढ़ा ही होगा जो टेस्ट दिए विद्यार्थी, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 65 गीगावाट और 15 गीगावाट। ठीक है, 65,000 मेगावाट कह सकते हो या 15,000 मेगावाट कह सकते हो। तो ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2029-30 के अनुसार सवाल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है कि किस फसल के उत्पादन में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए देखिए जवार, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है गवार और ऑप्शन डी है मूंगफली। क्या सही उत्तर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड स्थान पर है जो अपने मूंगफली है।
ठीक है दोस्तों। तो सेकंड स्थान पर जो कौन सी फसल के उत्पादन में सेकंड स्थान है, मूंगफली उत्पादन है, याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अब देखते हैं जवार उत्पादन में राजस्थान कितने स्थान पर है, इसमें थर्ड स्थान पर है। कितने स्थान पर, थर्ड स्थान पर। सोयाबीन उत्पादन में भी राजस्थान थर्ड स्थान पर, गवार उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। इस तरह से आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। बाजरी है, इस तरह से कुछ फसलें हैं जो कोरेल्स है, जो दलहनी किस्म की फसलें हैं, उसमें फर्स्ट स्थान पर है। मूंगफली सेकंड स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कुछ पता होना चाहिए। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना आई थी, आपको पता है, उसके संदर्भ में असत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, 12वीं कक्षा की छात्रा को 15,000 मिलेंगे, बिल्कुल सही है, 12वीं कक्षा की 15,000 मिलेंगे। स्नातक या जो पीएचडी यूजी पीजी कर रही है उस छात्रा को 25,000 रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जो पीएचडी डिप्लोमा धारक है उसको 40,000 दिए जाएंगे, ये भी सही है। जो 8वीं कक्षा की छात्र है उसको 10,000 दिया जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। तो अपने को ऑप्शन में क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो 8वीं कक्षा की छात्रा को 10,000 नहीं दिए जाएंगे, 15,000। 12वीं को जो यूजी पीजी कर रही है उसको 25,000, पीएचडी या डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 40,000 की सहायता राशि सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। राजस्थान का प्रथम कुसुम सोलर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों कुसुम सोलर ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान का ऑप्शन ए है बड़ला जोधपुर, ऑप्शन बी है जैतसर बीकानेर, ऑप्शन सी है भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड, और ऑप्शन डी है पचपदरा बाड़मेर। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा। कुसुम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तो वो सबसे पहले कहाँ है, भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड। ठीक है दोस्तों, पहले एलोर में था, अब कोटपुतली बहरोड हो गया। इसके अंदर क्या किया जाता है बताइए। सोलर पंप की स्थापना की जाती है 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर के बीच में। आपको पता ही है 30.8 गीगावाट इसका उत्पादन का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल एजेंसी। इस तरह से इसके बारे में कुछ फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, 60% 40% करती है, 10% किसान खुद बेचते हैं। इस तरह से कुछ सोलर पंप स्थापित करने में 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर के बीच में जो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, सबसे पहले अपने 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप स्थापित करने में सरकार सहायता दे रही है। ये भालोजी गांव चूरू में था जो अब कोटपुतली बहरोड हो गया। ठीक है दोस्तों, बरला जोधपुर सोलर पार्क है, आपको सबको पता ही है। बरला जोधपुर में कितनी कैपेसिटी कितनी है, 2245 मेगावाट इसकी, 2245 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, जैसर है, पचपदरा है, रिफाइनरी वगैरह है, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है कि अटल भूजल योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया। ये पिछली आरएस भर्ती में शायद पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल है। अटल भूजल योजना आपको पता ही है, सरकार सर्वे करती है, उसके बाद उसको देखती है कि अटल भूजल योजना के अंदर ग्राउंड वाटर का कितना लेवल है कितना नहीं। आजकल गाँव में जब ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो एक सर्वे कराया जाता है या मशीनों से चेक कराया जाता है कि पानी है या नहीं है। तो अटल भूजल योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है भारत सरकार एवं विश्व बैंक। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। छोटा सा बेसिक सवाल है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। ऑपरेशन उल्लास किस संस्था के संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन उल्लास इज बीइंग रन बाय विच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑप्शन ए है राजस्थान पुलिस, ऑप्शन बी है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ऑप्शन सी है उपभोक्ता मामलात विभाग, और ऑप्शन डी है चिकित्सा विभाग। ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑपरेशन उल्लास है वो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। जो गुमशुदा हो चुके हैं घरों से, जिनको अपन जैसे फोटो में आता है ना, ये आदमी गुमशुदा हो चुका वो, तो राजस्थान पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जो घरों से गुमशुदा हो चुके हैं उसके लिए, गुमशुदा लोगों की पहचान करने के लिए। गुमशुदा लोगों की घर वापसी या पहचान करने के लिए ऑपरेशन उल्लास है जो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। याद आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है। चलिए
आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिस्ट्री का सवाल आ चुका है, चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंधित कथन को सम्मिलित कीजिए। देखो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत हैं। ऑप्शन ए है चंद्रवंशी, सीवी वैद्य, विदेशी, शेवाड़ी अभिलेख, इंद्र के वंशज, स्मिथ, खज्र जाति के लोग, अचलेश्वर अभिलेख। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाला प्रथम अभिलेख है, आप सबको पता ही होगा, चंद्रवंशी बताता है स्मिथ नहीं, अचलेश्वर अभिलेख। ठीक है, विदेशी से याद रखो, विदेशी से क्या हो जाएगा? विदेशी से याद रखो, विदेशी से स्मिथ हो जाएगा। विदेशी जाति के जो स्मिथ कौन सा है, उसमें नाम से पता चल रहा है विदेशी हो गया। इंद्र के वंशज आपको सबसे पता है, शेवाड़ी अभिलेख इंद्र के वंशज बताता है। सीवी वैद्य हैं जो चौहानों को खज्र जाति के बताता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड, बी का सेकंड। देखिए ए का फोर्थ आ रहा है, दोनों में आ रहा है ए का फोर्थ, विदेशी अभिलेख बी का थर्ड आ जाएगा, ये नहीं, बी का थर्ड हो जाएगा। सी का सेकंड, इंद्र के वंश से शिवाड़ी अभिलेख, और खज्र जाति के सीवी वैद्य बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको क्या बता रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि राजस्थान में स्थायी चारागाह भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी आर्थिक समीक्षा का सवाल है दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए राजस्थान में स्थायी चारागाह भूमि कितनी है, गोचर भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, सबके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के टेस्ट का सॉल्यूशन का संपूर्ण तो नहीं बता पाएंगे, तो आपको समय बहुत ही कम है। चलिए बताते हैं, स्थायी चारागाह भूमि राजस्थान में कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में स्थायी चारागाह भूमि आप सबको पता है 8.09% है। ठीक है, 8.09% स्थायी चारागाह भूमि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यह है कि राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? ऑप्शन ए है 2.73 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 3.42 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 2.72 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 2.82 हेक्टेयर। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? कृषि जोतों का औसत आकार हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, कृषि जोतों का औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्तीय कमीशन चल रहा है? राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है? ऑप्शन ए है 6th, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 7th, और ऑप्शन डी है 4th। तो कौन सा वित्तीय कमीशन चल रहा है दोस्तों? आप सबको पता ही है, वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्तीय कमीशन चल रहा है, ये तो आप सबको पता ही होगा, छठा वित्तीय कमीशन चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में वर्ष 2001 और 2011 के बीच न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पूछी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है पाली, और ऑप्शन डी है बूंदी। तो क्या न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हो जाएगी दोस्तों? बताइए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो है अपने श्री गंगानगर। ठीक है, आपको सबको ध्यान रखना है, श्री गंगानगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संत दादू दयाल के किस शिष्य ने नागा पंथ की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, नागा पंथ की, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नागा सेक्ट? नागा पंथ की स्थापना आप सबको पता ही होगी, दादू दयाल के आप पढ़ते हैं, 4-5 पंथ होते हैं, उन समय नागा पंथ है, उसकी स्थापना ऑप्शन ए है रजब, ऑप्शन बी है सुंदरदास, ऑप्शन सी है धन्ना, ऑप्शन डी है गरीबदास। जो नागा पंथ की स्थापना करने वाले थे दोस्तों, ऑप्शन बी है जो सुंदरदास ही थे। रजब जी कौन थे? रजब जी आपको पता ही है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, और उन्होंने रजवाणी और सरवंगी वगैरह किताबें लिखी थी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों शादी करने जा रहे थे, उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है कि जब भी शादी करने जाओ तो वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो इनको हो गया था, कोई ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे रजब जी। जहां भी जाओ दूल्हे के वेश में, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कोई नहीं रोकता, पुलिस वाला भी नहीं रोकता, दूल्हे के वेश में रहो। आप भी, अगर आप भी संत बनोगे, दूल्हे के वेश में रह सकते हो। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास, नागा पंथ की स्थापना। आगे बढ़े दोस्तों,
आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि राजस्थान में उस संत का नाम बताइए जो पहले डाकू थे लेकिन बाद में संत बन गए थे। ऑप्शन ए है संत पीपा, ऑप्शन बी है हरिदास जी, ऑप्शन सी है मेवाजी, ऑप्शन डी है धन्ना जी। अब देखिए दोस्तों, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में तो टेस्ट सीरीज में नहीं बता पाएंगे, जो हमारे चैनल पे वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत हरिदास जी। इसके समझ गए, पहले डाकू थे बाद में संत बन गए, नागौर के थे, निरंजनी संप्रदाय के थे। कौन सा संप्रदाय था इनका? निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के जो संत थे, संत हरिदास जी थे, जो पहले डाकू थे लेकिन बाद में संत बन गए। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे पहले लड़ाकू किस्म के थे लेकिन बाद में संत बन गए, क्योंकि घर वालों का बहुत ज्यादा दबाव था, नौकरी टाइम पे नहीं लग रही। उसी तरह इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो पहले डाकू थे, लूटपाट करते थे, ऐसे भी कुछ विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में यूं बनते थे, हीरो हीरो बनते थे, नेता बनते थे, लेकिन जब नौकरी नहीं लगती है तो वो क्या बन जाते हैं? एकदम सिंसियर विद्यार्थी बन जाते। इस तरह से हरिदास जी थे, नागौर के रहने वाले थे और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं टेस्ट का। विग्रहराज चतुर्थी की रचना हरिकेली की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हरिकेली? बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है पोइम, ऑप्शन सी है लिरिक्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। विग्रहराज चतुर्थ की रचना है, आपको सबसे पता ही है, विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक थे। जो हरिकेली है, आपको पता ही है, हरिकेली पंक्तियां कहाँ पर उत्कीर्ण है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े वगैरह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो इसकी प्रमुख विषय वस्तु है वो क्या है? नाटक है दोस्तों, आप सबको पता ही है। इसको तोड़वा दिया गया था, उसके बाद में अढ़ाई दिन की झोंपड़ा बन गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेली की विषय वस्तु है वो ड्रामा है, मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ की रचना है, संस्कृत भाषा में है, ये भी ध्यान रखना। हरिकेली कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। बाकी तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा वगैरह आप सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि दोस्तों, इडोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखो, ए चेक कीजिए, कालबेलिया, ऑप्शन बी है खंजर, ऑप्शन सी है कथोड़ी नृत्य और ऑप्शन डी है ग्रासिया। इडोनी आपको पता है, इडोनी होती कैसे? गोल गोल होती है, आपने कभी देखी होगी। शहर वाले हालांकि नहीं जानते, ऐसे ही इडोनी होती है। देखो आजकल तो सिर्फ रह के, पहले कुएं में पानी लाने जाते थे, इडोनी 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 के ऊपर मटका रखते थे ताकि सर को चोट नहीं लगे। ऐसे ही गोल गोल होती है, उसके ऊपर जंदरियां वगैरह होती है, एकदम डिजाइन किया हुआ। इडोनी आपने देखा होगा, नई जनरेशन के लोगों को इडोनी से काम नहीं पड़ता। हालांकि शादी समारोह में कलश में इडोनी लगाते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को इडोनी का पता नहीं है। लेकिन जो पुरानी गांव में जो औरतें थी, वो इडोनी द्वारा कुएं का पानी डालती थी तो वो सर पे रखती थी। इडोनी इसको सर पे रखती ताकि मटके का सीधा वजन सर पर नहीं आए। ये एक प्रकार का नृत्य है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कालबेलिया जनजाति द्वारा इडोनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, कालबेलिया जनजाति द्वारा कालबेलिया का नृत्य भी किया जाता है। इसको दो इडोनी नृत्य का नहीं, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में भी शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल में कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को 2010, ये भी साथ में आपको याद रखना है, 2010 में शामिल किया गया था, जयपुर का जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है कि दोस्तों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र सबको पता है, व्हाट इज द स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान? क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? राज्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन ए देखिए मोरचंग, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी ए है अलगोजा, बी मोरचंग, सी शहनाई और डी क्या है? सतारा। तो राज्य वाद्य यंत्र आप सबको पता ही है, क्या है? अलगोजा। अलगोजा क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। आप सबको पता ही है अलगोजा। देखो, कोई नाक से भी बजाता बजाता है, कोई मुंह से बजाता है। रामनाथ चौधरी वगैरह इनके प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, मोरचंग चरवाहों का प्रिय वाद्य यंत्र है। शहनाई आपको बताने की जरूरत नहीं है। शहनाई तो आपके घर में जिसकी शादी हुई है उसकी बजी होगी, और जिसकी नहीं हुई तो नौकरी के बाद शहनाई जरूर बजेगी। सतारा तत्वाद्य यंत्र है, आप सबको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये मुंह से बजाया जाता है, छोटा सा होता है, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नाक से भी बजाया जाता है। पंडित रामनारायण जी थे, प्रसिद्ध अलगोजा वादक थे। इस तरह से कुछ सवाल है अलगोजा वाद्य यंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं।
पिताशय किस पशु में अनुपस्थित होता है? ये देखिए दोस्तों, कुछ पशु परिसर का एग्जाम आया था, एक दो सवाल टेस्ट में ले लिया, हालांकि हर विद्यार्थी के काम का नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। ऊंट और घोड़ा में पिताशय अब्सेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, देखो हिंदी का सवाल आ गया। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, ऑप्शन ए चेक छ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन फोर ड। तो इस पर संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इस पर संघर्षी व्यंजन हो जाएगा छ होता है। तो आपने व्याकरण पढ़ी है, उनको पता ही होगा, नहीं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको और दिखाएंगे। टेस्ट के लिए सब सिर्फ आज के लिए इतना ही। चलिए, न्यून में कौन सी संधि है? ये तो आप सब ने पढ़ी होगी, जिसने बेसिक व्याकरण पढ़ी 10वीं 10th तक की पढ़ी है कि नी प्लस क्या होता है, ऊन होता है। नी प्लस ऊन होता है, तो नी का यू हो जाता है, सबको पता ही है। इसका क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है। कौन सी संधि है, आप सबको पता ही है। ई के बाद ऊ आ जाए तो यह हो जाता है, सबको पता ही है। यण संधि है, दीर्घ संधि में स्वयं स्वर होता है, वर्धी संधि में मात्रा की वृद्धि होती है। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। बहुत ही सरल सवाल है न्यून वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? चलो देखिए, ऑप्शन ए है अनुमान, ऑप्शन बी है अन्वीक्षण, ऑप्शन अनुभव, अन्वेक्षण, अनुपयोगी, अनुदात, अनुभाव, अनुराग। तो अनुपयोगी में अनु कहाँ होता है? अन प्लस उपयोगी होता है दोस्तों। क्या होता है? अन प्लस उपयोगी। सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल अन प्लस उपयोगी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीय प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, अनीय प्रत्यय का देखिए, ऑप्शन ए है स्थानीय, ऑप्शन बी है दर्शनीय, ऑप्शन सी है माननीय, ऑप्शन डी है रमणीय। स्थान प्लस अनीय, ऑप्शन बी है दर्शन प्लस अनीय, ऑप्शन सी है माननीय, ऑप्शन डी है रमणीय। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? हिंदी में हम भी थोड़े कमजोर है, लेकिन टेस्ट के माध्यम से इसको बता दें। अन्य प्रत्यय का स्थान में शायद नहीं है मेरे हिसाब से, एक बार और चेक कर लेना, अभी मैं भी चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से अन्य प्रत्यय का प्रयोग स्थानीय में नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम पद प्रदान आप सबको पता ही है किस समास में होता है? अंतिम पद प्रदान, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है। प्रथम पद प्रदान किस में होता है? आप सबको पता है, प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद, आप सबको पता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, बहुत सरल सवाल है ये तो। तत्पुरुष समास में होता है अंतिम पद प्रधान। किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में। अव्ययभाव में प्रथम पद होता है, इसमें अंतिम होता है। अव्यय समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारी तो विशेषता बताता है, और बहुव्रीहि आपको सब पता ही है। इसमें योग रूढ़ का आयोजन होता है, मतलब जैसे कोई घन जैसा श्याम है, इस तरह से आपको पता होना। तो बेसिक हिंदी का सवाल है, आप कर लोगे, हमें उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजु शब्द का पर्यायवाची आपको समझ पता ही है। रिजु शब्द का पर्यायवाची आप सबको पता है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। रिजु शब्द का पर्यायवाची आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है भंगुर, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है वक्र, और ऑप्शन डी है कठोर। तो आपको सबको पता है। रिजु शब्द का पर्यायवाची पूछा, न कि विलोम शब्द। रिजु मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची हो जाएगा सीधा या सरल कह सकते हैं। रिजु क्या होता है? एकदम सीधा या सरल। छोटी सी बात है, आपको सबको पता ही होना चाहिए कि रिजु शब्द का अर्थ क्या होता है। रिजु शब्द का अर्थ होता है सीधा और सरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मूक का विलोम शब्द पूछा है। मूक, मूक मतलब चुप होता है, जो मूक होता है उसका विलोम शब्द तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल दोस्तों। ठीक है, मूक का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? वाचाल। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए है बड़वाग्नि, ऑप्शन बी है दवाग्नि, ऑप्शन सी है जठराग्नि, और ऑप्शन डी है यज्ञाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को आप सबको पता होगा, जंगल में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी कह सकते हैं दवा नल।
दावा नल। ठीक है दोस्तों, अगर देखो पानी या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा अग्नि। पानी या समुद्र, इसको कह सकते हैं पानी या समुद्र। ये वन वर्ड अच्छा है, पानी या समुद्र में लगने वाली आग। लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। जो पेट में आग लगती है, जो भूख लगती है, उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। ये हो जाएगी पेट में लगने वाली आग। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है दोस्तों, जो दिल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता दूं, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। ठीक है, तो मेन चीज दो ध्यान रखना, बड़वाग्नि होती है वो समुद्र में होती है, दवाग्नि होती है वो दवाग्नि या दावानल होता है वो जंगल में लगने वाली आग। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बताइए, दवाग्नि सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखकर बताना है, ये जो दिल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, युग्म शब्द पूछा है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, छोटे मोटे सवाल है। युग्म शब्द ऑप्शन ए है परवाल और परवार। आप सबको पता है परवाल क्या होता है? परवाल सबको पता है, परवाल भित्तियां पड़ी है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो भी विद्यार्थी तैयार करते हैं कि यहाँ इतनी परवाल भित्ति पाई जाती है, वो परवाल भित्ति पाई जाती है। तो परवाल शब्द का सही उत्तर हो जाएगा मूंगा हो जाएगा। और परिवार क्या होता है? परिवार नहीं पूछा, परिवार पूछा है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। तो ये याद रह जाएगा दोस्तों, परवाल मतलब परवाल भित्ति से मूंगे की भित्तियां होती है। अंडमान निकोबार में आप कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको पता है। और परवार मतलब वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, बेसिक सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वो स्वतः ही जान जाएगा, वो स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आपने संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आपको पता ही है, स्वतः ही जान जाएगा, इस निजवाचक सर्वनाम कैसे होगा? ठीक है, जिस सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग होता है अपने, आप, स्वतः, खुद, निज आदि ऐसे होते हैं, वो स्वतः होते हैं, वो निजवाचक। नाम से पता स्वतः, निज, अपना। ठीक है, वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए बताइए, अकर्मक क्रिया किस किस में है? ऑप्शन ए चेक कीजिए, चिड़िया दाना चुग रही है। ऑप्शन बी है पशु मैदान में चल रहे हैं। ऑप्शन सी है पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन डी है गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़वाया। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा, देखो अकर्मक क्रिया पूछा है तो मेरे हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा पक्षी उड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इस वाक्य में उड़ना क्रिया का प्रभाव कर्ता पक्षी पर पड़ रहा है। उड़ना क्रिया का प्रभाव कर्ता पक्षी पर पड़ रहा है, तथा कर्म का अभाव होने के कारण ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? कर्म का अभाव होता है। बाकी सब क्रिया में कर्ता कर्म है, लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म का अभाव होता है। ठीक है, ये आप पढ़ ही लोगे, नहीं पढ़े तो बता दे। अकर्मक क्रिया में कर्म का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये सब आपको पता होगा। अशुद्ध समष्टि बिल्कुल सही है, समष्टि ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन बी है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बिल्कुल सही है। अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट ऐसे लिखा जाता है। गरिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, गरिष्ठ आपको सबको पता है, गरिष्ठ लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, ये आता है श और ठ आता है, नॉट ट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, क्या है दोस्तों? 38 नंबर क्वेश्चन है। वाक्य में अशुद्धि पूछनी है। ये पुष्प बड़ा सुंदर है, किस तरह की अशुद्धि हो जाएगी दोस्तों? बताइए, 38 का बताइए, किस तरह की अशुद्धि हो जाएगी? पुष्प बड़ा सुंदर है, ठीक है, तो इसमें अशुद्धि हो जाएगी विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, क्रिया संबंधी नहीं होगी। क्यों होगी विशेषण संबंधी अशुद्धि? यह बड़ा सुंदर पुष्प है, शुद्ध वाक्य ये होता है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यह बड़ा सुंदर पुष्प है दोस्तों। कैसा पुष्प है? सुंदर पुष्प है।
यह पुष्प बड़ा सुंदर नहीं होकर विशेषण संबंधी जो अशुद्धि है उसमें लिखा जाएगा यह बड़ा सुंदर पुष्प है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, देखो 39 सवाल क्या कहते हैं। 39 सवाल है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये तो साइंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा सा बेसिक सवाल है, आपने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा, इसको बताने की जरूरत थोड़ी है। इसको स्प्लीन को कहते हैं या इसको प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, आरबीसी का कब्रिस्तान बेसिक साइंस का सवाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूख और प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों भूख और प्यास का केंद्र होता है वो ब्रेन के किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। आपको पूछा है हंगर एंड थर्स्ट फाउंड कहाँ पर पाई जाती है, सबको पता है, जो नहीं विद्यार्थी साइंस के उसको बता दो। भूख और प्यास का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेता है। अगला सवाल ये है कि देखो आंख के संबंधित कोई अशुद्धि पूछी है। आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। आई डिफेक्ट पूछा है, इन विच कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्या सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के दोष भी होता है जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आदमी को नहीं दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं मायोपिया, ऑप्शन बी है हाइपरमायोपिया, ऑप्शन सी है एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी है प्रेसमायोपिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें हॉरिजॉन्टल या ये वर्टिकल लाइंस में डिफरेंशिएट आदमी नहीं कर पाता है। मायोपिया क्या होता है, ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष, आपको सबको पता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या दूरदृष्टि हो गया। प्रेस बायोपिया जो होता है ना वो बुढ़ा में होता है, ना तो दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता, ये वृद्ध व्यक्तियों में होता है। और हाइपरमायोपिया की क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, छोटे मोटे बात है, आपको समझ में जाए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिफरेंशिएट आदमी नहीं कर पाता है, वो एस्टिग्मेटिज्म में नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। आप सबको पता है कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय करता है वो इंटेस्टाइन नहीं करती है, स्टमक नहीं करता है, पेनक्रियाज नहीं करता, वो कौन करता है, लीवर करता है दोस्तों, यकृत करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को आपको संग्रहित करता है। आपको पता है कि खाना खाने के बाद भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, जब बॉडी को जैसे जरूरत होती है वैसे आगे देता रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लीवर हो जाएगा, क्योंकि भोजन जब बॉडी को जिस हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आगे भेजता रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इसको संग्रहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। लैक्टोज किसका बना होता है, आप सबको पता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज गैलेक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो लैक्टोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपको पता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बना होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बना होता है माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बना होता है, ये बना होता है सुक्रोज। छोटी मोटी बातें हैं, बेसिक साइंस की बातें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जो विद्यार्थी साइंस के हैं उनको पता है, जो नॉन साइंस के उनको थोड़ा सा बता दें। तो आज आपको याद करके जाना है कि माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बना होता है। ये तीनों बातें आपको याद में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। गर्भधारण प्रशिक्षण के मूत्र के किस हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, बताओ। गर्भधारण प्रशिक्षण किया जाता है, मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, आप सबको पता ही है। किस हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है एडीएच हार्मोन, ऑप्शन बी है एचपीएल हार्मोन, ऑप्शन सी है एससीजी, और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। आप सबको पता ही है दोस्तों।
गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? HCG। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? HCG। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बताइए, HCG की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन ये होता है। आपको पता है प्रेगनेंसी किट खिलाते हैं तो उसमें इस तरह के हार्मोन्स की पता लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन आप सबको पता ही है, जब बच्चा नहीं होता है, बच्चा होता है उस टाइम डॉक्टर देते हैं, आप सबको पता ही है। छोटे-मोटे एडीएच हार्मोन वगैरह सब आपको पता है। लेकिन गर्भधारण परीक्षण ये एक बार किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन कार्डियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। ये मूत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे से आपको ध्यान रखना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंटीजन आप सबको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है, बच्चों में ट्रिपल एंटीजन किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन नाम से ही आपको पता पड़ जाता है कि कौन सा एंटीजन होता है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी, सबको पता है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रिपल एंटीजन तो आप सबको पता होगा, सब नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डीपीटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? आप सबको पता है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स किसके बारे में, किसके द्वारा होता है? सबको पता है स्मॉल पॉक्स होता है, विब्रियो कोलोरी क्या होता है, डीएनए वायरस क्या होता है? ऑप्शन ए है डीएनए वायरस, ऑप्शन बी है वेरिशोला, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी है विब्रियो कोलोरी। आपको सबको पता है चिकन पॉक्स छोटी माता जो होती है वो वेरिशेला वायरस के द्वारा होती है, सबको पता है। स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, न्यूमोनिया के द्वारा क्या होता है? न्यूमोनिया। ये भी आपको पता होगा न्यूमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। विब्रियो कोलोरी से क्या होता है? हैजा। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेरिशेला विषाणु द्वारा। ये सब आपने बेसिक साइंस में पढ़े होंगे, छोटे मोटे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाथी दांत किसका रूपांतरण है? देखो हाथी के जो आगे के दांत बढ़ जाते हैं वो किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन ए है कृंतक, ऑप्शन बी है रदनक, ऑप्शन सी है अग्र चवर्णक और ऑप्शन डी है चवर्णक। तो हाथी दांत किसका रूपांतरण हो जाएगा दोस्तों? ये इंसाइजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कृंतक हो जाता है। हाथी के दांत आगे लिखे होते हैं तो वो इंसाइजर होते हैं। समझ गए दोस्तों? हाथी दांत किसका उदाहरण है? इंसाइजर। चूहे में भी इंसाइजर होता है, जिससे क्या है कि चूहे में इंसाइजर चूजों को कुतरता रहता ताकि इंसाइजर की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़े, इसलिए चूहे के दांत भी क्या है? इंसाइजर, जो चीजों को कुतरता रहता ताकि इंसाइजर की लंबाई नहीं बढ़े। अगर चूहा कुछ कुतरना बंद कर दे तो इंसाइजर की लंबाई बढ़ जाती है और चूहा मर जाता है। उसी तरह हाथी दांत इज एग्जाम्पल ऑफ इंसाइजर या कृंतक कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। प्राणियों व कवक में भोज्य पदार्थ किसके रूप में संग्रहित रहता है? प्राणियों और कवक का पूछा है, स्टार्च एंड एनिमल्स, फंगई एंड एनिमल्स के रूप में किसको पूछा? ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लाइकोज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज अबव। आपको सबको पता ही है, जो सेलुलोज होता है वो पादपों में भोजन संग्रहित रहता है। सेलुलोज किसमें होता है दोस्तों? पादपों में भोजन संग्रहित होता है। स्टार्च तो आप सबको पता है, स्टार्च भी संग्रहित रहती है। लेकिन प्राणियों में जो भोजन संग्रहित रहता है मुख्य रूप से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। भोजन संग्रहित किसके रूप में होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संग्रहित रहता है, बताया था ना। उसके बाद जैसे जैसे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भोजन बॉडी को आगे भेजता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों कि सर्वाधिक दाता व सर्वाधिक ग्राही, ये सब आपको सब पता ही होगा। यूनिवर्सल डोनर वो है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी। लेकिन आजकल कंपटीशन एग्जाम में ओ और ए बी से काम नहीं चलेगा, माइनस प्लस का खेल हो गया दोस्तों। प्राणियों और सर्वाधिक दाता और सर्वाधिक ग्राही,
ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब खाली ओ और ए बी से काम नहीं चलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, सर्वाधिक ग्राही और सर्वाधिक दाता हो जाएगा ओ नेगेटिव और सर्वाधिक ग्राही ए बी पॉजिटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल प्लस माइनस का भी आता है, खाली ओ और ए बी से काम नहीं चलेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है, अपने जो टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे थे उसमें अगला सवाल है 50वां सवाल, रीजनिंग का सवाल है। बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जैसा कह रहा है वैसा लेफ्ट राइट करना है। समझ गए? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा एग्जामिनर कह रहा है उसी प्रकार आपको काम करना है। श्रृंखला में देखो, इसका राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, ये पता। अपना अपना लेफ्ट लेफ्ट मान लो, अपना लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है, ये अपना कौन सा है, राइट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब श्रृंखला में दायां से 8वां पद, काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पद है, वो ई है। ठीक है, पद के बाईं ओर 5वां पद, इसके फिर लेफ्ट में पूछा है। देखो लेफ्ट, चलो 1 2 3 4 5, ये 5वां पद लेफ्ट में कौन सा आ गया, पी आ गया। बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट करना है, सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे एग्जामिनर कह रहा है उसी तरह से आपको करना है। अगर इंग्लिश की बात करें तो 8 टर्म टू द राइट पहले ले लो, उसके बाद लेफ्ट वाला काउंट करो। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, बेड को जेड वाई जेड डब्ल्यू लिखा जाता है। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, ये है बी ए डी, इसको वाई जेड और डब्ल्यू लिखा जाता है। आपको पता है बी किस पे आता है, 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे आता है। वाई कितने पे आ रहा है, अभी हमने कुछ नहीं सोचा है, अपन दिख रहे हैं कितना नंबर पे आता है। वाई जेड 25 पे आता है, ये 26 पे आ रहा है, और ये किस पे आ रहा है, डब्ल्यू कितने पे आ रहा है, 23 पे आ रहा है। अब देखो इनका सम करो दोस्तों, कितना हो रहा है, 23 और 2 25 और 2 27, 1 और 26 27, 4 और 23 27 आ रहा है, इनका सम 27 आ रहा है। उसी तरह एक और देख लो, सेम को कैसे लिखा जा रहा है दोस्तों, सेम भी देख लो, एस ए एम ई, सेम को कैसे लिखा जा रहा है, एच जेड एन और बी। देखिए एस कितना पे आता है, 19 पे आता है, ये 1 पे आता है, एम 12 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये एच 8 पे आता है, ये 26 पे आता है, एन 14 पे आता है, ये विजेता 22 पे आता है। ठीक है, अब देखो 19 और 8 फिर से देखिए, 19 और 8 कितने हो गए, 27 हो गए। फिर पहले जैसे समय 26 और 1 27, और ये 13 पे आता है, 14 और ये 12, ये भी 27, ये 5 और ये भी 27 आ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 27 आ रहा है सबका सम, एम 13 पे आता है, 13 और 14 कितना होगा, 27 होता है, एल आता है 12 पे। ठीक है, उसी प्रकार आगे जैसे लव पूछा अपने को, तो बहुत बेसिक है, आप अरेंज करोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में आ जाएगी। एल कितने पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, 27 करना है तो 13 ऐड करना है, तो 13 पे कौन सा आता है, 15 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 12 और 15 कितना होगा, 27। 15 पे क्या आता है, ओ आता है, वो कितने पे आ रहा, 15 पे। 27 कितने पे आएगा, 13 ऐड करने पर, 13वां अक्षर कौन सा है, 12 ऐड करने पर, सॉरी 12वां एल है। ठीक है, विजेता 22 पे है, 5 ऐड कर दो, ये 22 पे आता है तो 5 ऐड कर दो, 27 से 5 पे क्या आता है, ई आता है। ये कितने पे है, 5 पे है, तो 22 ऐड कर दो, बी। कुल मिला के इनका रिवर्स हो गया, एल का ओ का बी। बहुत ही बेसिक सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुल नहीं कुछ नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट करना, एल का ओ हो गया, ओ का एल हो गया, वी का ई हो गया, ई का वी हो गया। कुल मिला के सम को 27 करना है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आप करोगे तो बहुत ही आसान, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें आ जाती है। बेसिक रीजनिंग का सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये विद्यार्थी सबने किया होगा, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। देखो एक करना, कतार में लेफ्ट राइट करना है। देखो कतार में क्या करना है, लेफ्ट राइट करना है कतार में। देखो ये देखिए, ये कतार है, एक बार ये कतार है। सबसे पहले तो क्या करना है, कतार में अपने कतार बनाओ, लेफ्ट राइट बना दो कि भाई अपने को लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये देखो यहाँ से एल लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। ठीक है, अब पूछा रेणी बाएं से 11वें अक्षर पे, ये 11वां हो गया, यहाँ पर कौन है, रेणु। अंजू दाएं से 10वां स्थान है, अंजू आर्य दाएं से 10वां स्थान है, मान लो ये कतार है।
लेकिन अंजू रेणु के 3 स्थान बाएं हैं। ये अंजू है, ये रेणु के 3 स्थान बाएं, यानी इसके बीच में 2 आदमी और बैठे। इसका मतलब यही हुआ 2 आदमी और बैठे हैं। चलिए बताइए, ये 10वां है, ये 11वां है। तो बताइए दोस्तों, 2 आदमी और बैठा है, इसमें से 2 माइनस कर दो, तीसरा तो वो खुद है ही है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, भाई यहाँ से 10वां स्थान है तो इसके 10वां स्थान है, और यहाँ से 11वां स्थान है, तो सिंपल आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो देखो, ये 11 है, 3 स्थान दाएं हैं तो -3 कर दो, प्लस 10 है, 10 कर दो। a प्लस बी माइनस 1 का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 70 वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये 10 है तो यहाँ पर देखो, इधर ऐसे भी कर सकते हो, ये 8 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7वां स्थान है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो तो आपका आंसर निकल जाएगा। कुल मिलाकर लेफ्ट राइट करना, इसका आंसर निकल जाएगा। 17 इसका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। ये भी कुछ नहीं, रीजनिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है कि जैसे कह रहा है एग्जामिनर, वैसे आपको लेफ्ट राइट होता है। जिस तरह से लाइफ में लेफ्ट राइट होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह रीजनिंग है जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव लेफ्ट राइट करके आपको सवालों को अरेंज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने किया होगा। बेसिक सवाल या अगला देखते हैं। अब देखो, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। चलो व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसके नॉट भाई, भाई नहीं है, बहन नहीं है। बताओ, ये बहन नहीं होते, कैसा फील होता है उस आदमी को, अकेला होता दुनिया में, ठीक है। किंतु ये मान लो कोई फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया, ये क्या है, फोटोग्राफ। किंतु इस मनुष्य का पिता, इस मनुष्य का क्या मतलब, फोटोग्राफ में जो देख रहा हो उसका पिता, ये व्यक्ति खुद हो गया, मेरे पिता का पुत्र है। व्यक्ति के पिता हो गए, या हम व्यक्ति का पिता लेते हैं, तो व्यक्ति के पिता का पुत्र कौन हो गया, व्यक्ति खुद हो गया, क्योंकि भाई बहन तो है नहीं इसके, व्यक्ति खुद हो गया ये। तो वह व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति किसको देख रहा है, फोटोग्राफ में किसको देख रहा है, तो सीधी सी बात है, अपने पुत्र को ही देख रहा होगा। अपने पुत्र को, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना, बेसिक सवाल है। तो व्यक्ति डेफिनेटली किसको देख रहा है, अपने पुत्र को। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि फोटोग्राफ किसको देख रहा है, फोटोग्राफर किसको देख रहा है, वो भी पूछ लेता है, वो अपने वो पिता को देख रहा है। इस तरह से व्यक्ति किसे देख रहा है, अपने पुत्र को, फोटोग्राफर किसको देख रहा है, अपने पिता को। ये देख छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम में सवाल पढ़ते टाइम, आप टेस्ट देते हो, इसीलिए तो आपके टेस्ट लिए जाता है, ताकि आप छोटी मोटी गलती नहीं करो। पिता का पुत्र कर लेते हैं, कभी कभी पुत्र का पिता कर लेते हैं व्यक्ति, वो वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राजेश, ये दिशा ज्ञान है, जो बेसिक दिशा ज्ञान सबको पता होता है कि देखो, नॉर्थ किधर होता है, उधर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, सबको पता है, तो वही करना है। ये राजेश नामक व्यक्ति है, लो भाई राजेश जी, ये राजेश व्यक्ति अपने घर से ईस्ट में चलता है, तो ईस्ट इधर लिया, पूर्व में चलता है, फिर लेफ्ट घूमता है, थोड़ा चलता है, फिर राइट घूमता है, तो इसका राइट ले लो, ऐसे घूमता है, थोड़ा और चलता है, फिर लेफ्ट घूमता है और अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। मान लो कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोटेक या कलेक्ट्रेट या जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय, कहीं पे भी व्यक्ति का ये आ गया, ऑफिस आ गया, या ऑफिस का है दरवाजा, है दरवाजा खोलकर ऑफिस में घुसता है, ठीक है। तो अब पूछा है दोस्तों, बताओ कार्यालय के गेट किस दिशा में है। व्यक्ति का नहीं पूछा, व्यक्ति किस दिशा में एंटर किया, तब तो आ जाएगा व्यक्ति उत्तर दिशा में एंटर किया। लेकिन अपने को पूछा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो, छोटी मोटी गलतियां नहीं करना एग्जाम में। इस ऑफिस का गेट किस तरफ है, ये ऑफिस है, ये इसका गेट है, देखो मैंने बताया था, ऑफिस का गेट इधर है, नीचे की तरफ होगा इसका ऑफिस ऐसे, तो गेट नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा या साउथ कह सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति किस दिशा में घुसा, तो वो तो उत्तर दिशा में घुसा, लेकिन ऑफिस का गेट पूछा है। छोटी मोटी गलतियां एग्जामिनर करवाता है, वही हमने टेस्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। पहले फोटोग्राफर वाला का, फोटोग्राफर किसे देख रहा है या व्यक्ति किसे देख रहा है, उसी तरह वो व्यक्ति किस दिशा में घुसा है या फिर कार्यालय के गेट किस तरफ है, थोड़ा लेफ्ट राइट होता रहता है, इसको थोड़ा सा एग्जाम को ध्यान से देखना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको गिनती करनी है। अगर सिमेट्री होती है तो अपन सीधा निकाल लेते हैं, लेकिन कोई गिन भी लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। सबसे पहले गिनती के लिए क्या करेंगे बताओ,
त्रिभुज को गिनते हैं, कभी नोट गिने उसी तरह से त्रिभुज को गिनते हैं। सबसे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया 5। इसमें भी लड़के गलतियां करते, कोई कह रहा सर 11 होगा, कोई कह रहा 10 होगा। अरे पैसे गिनते उस टाइम तो आप 10 11 नहीं करते हो, 1000 के नोट 500 के नोट झट से गिन लेते हो हैं। आकृति गिनने में कैसे दिक्कत, नोट गिन रहे हैं वैसे ही आकृति गिननी है, ठीक है। तो पहली बार कितना हो गया, 5 हो गया। अब सेकंड बार देखो, इसको मान लेते हैं बीच वाली लाइन को, तो ये 1 ये 2। अब इस बीच वाली को मानते हैं, ये वाली बीच वाली, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, ये बीच वाली, ये 3 ये 4, तो 5 + 4 हो गया, ठीक है। दोनों बीच वाली लाइन को मान लिया। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपस में मिटा देते हैं, 5 और 4 तो हो गए। अब और देखो, अब और कितना है, अब देखो एक, देखो बीच वाली लाइन ले लिया, अब एक ये देखो, एक ये बन गया एक, अब और एक ये होके फिर ये बन गया 2, प्लस कितना कर देंगे 2, ठीक है। और एक ये पूरा लास्ट वाला हो ही गया, लास्ट वाला त्रिभुज पूरा हो गया, तो कितना हो गया +1। तो अभी जोड़ करो, कितना हो गया 5 और 4 9 और 11 1 12। अरे 11 कैसे हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थी के सर 11 ही होंगे 12 होंगे, नोट गिनते उस टाइम 10 रुपए का 5 रुपए का सब काउंट कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से आप काउंट नहीं करते। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, दिमाग को थोड़ा एग्जाम में जाए तो खुला रख के काम करेंगे तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मानना है, दिमाग को थोड़ा ऊपर रख के काम करेंगे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कथन कारण वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देख कथन कारण पूछा है, कथन ये है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। कथन ये है, अवधारणा पूछिए, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। बिल्कुल तनाव के कारण हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है नहीं, डायबिटीज केवल तनाव से नहीं होती है, और कई तरीके से होती है। डायबिटीज आपके खान पान से भी हो सकती है, केवल तनाव से होती है कोई जरूरी थोड़ी। तो अवधारणा 2 निहित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट निहित है। बहुत बेसिक सवाल है, आपको देख के बताना है। तनाव केवल मधुमेह से होता है नहीं, बहुत से फैक्टर होते हैं, आपको कुछ खाने पीने से भी हो सकता है, और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन तनाव एक कारण हो सकता है। बिल्कुल ज्यादा तनाव लेने से कहते हैं डायबिटीज होती है, ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं IAS IPS, उनके साथ ये जो डायबिटीज होती है वो उनके साथ जन्म ले लेती है। हालांकि सब कुछ है, दुनिया पीछे चलती है, लेकिन राजनीतिक प्रेशर वगैरह इस तरह की अवधारणा रहती है, तो तनाव उनमें भी कर जाता है। तो डायबिटीज उनके साथ गिफ्टेड होती है, जो भी बड़े बड़े IAS अधिकारी, RS तहसीलदार जो भी होते हैं, RPS वगैरह, तो जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है। तो आप इत्मीनान से मेहनत कीजिए, निरंतर आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है, कथन दे रखा है, कथन क्या है, कुछ ट्यूबलाइट्स, क्या है ये ट्यूबलाइट्स मान ली, कुछ ट्यूबलाइट्स पंखे है, ये मान ले ट्यूबलाइट्स, ये मान ले पंखे, ये कुछ ट्यूबलाइट्स हो गए, ये हो गया पंखे, से पी लिख देता मैं, ठीक है। सभी पंखे कूलर है। अब पंखे देखो, सभी पंखों के ऊपर एक और बोला, सभी सभी का पूरा लेना पड़ेगा, इसको किस में कर देते हैं, ये कूलर है, ठीक है। कुछ पंखे ट्यूबलाइट हैं, कथन एक है, बिल्कुल सही है, कुछ पंखे तो ट्यूबलाइट है ही। कुछ कूलर पंखे हैं, कुछ कूलर यहाँ है, पंखे यहाँ हैं, सभी होंगे तो कुछ तो होंगे, बिल्कुल सही बात। कुछ कूलर पंखे हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी पंखे कूलर है तो कुछ तो होना ही। कुछ कूलर ट्यूबलाइट है, कुछ कूलर क्या है, ट्यूबलाइट है, बिल्कुल ये दो वगैरह में आ रहा, कुछ कूलर ट्यूबलाइट है, कुछ ट्यूबलाइट कूलर है, कुछ ट्यूबलाइट भी कूलर है, ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब चारों ऑप्शन क्या है, सही है। आपको गोला बना के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आ गया दोस्तों, इस डायग्राम ड्रॉ वेन डायग्राम बना के आप करोगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। चले चलो, टेस्ट में कभी रीजनिंग की क्लास लेंगे तो पूरा डिटेल से समझाएंगे, लेकिन सवाल के हिसाब से आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो पॉलिटी का सवाल आ गया दोस्तों, पॉलिटी का सवाल है। देखिए दोस्तों, पॉलिटी का सवाल क्या कह रहा है, आप बताइए। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान की शक्तियां होती है, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री की ड्यूटीज भी होती है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, 167 मुख्यमंत्री ड्यूटीज करने से भाग नहीं सकता है, ठीक है।
213 अध्यादेश लाते ही आपको पता है संसदीय सत्र की अनुपस्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 165 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है, राज्य के महाधिवक्ता का है। दोस्तों क्या है? राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो गलत युग्म हो जाएगा ये। पॉलिटी बार इस टेस्ट में थोड़ी सी टफ डालिए, लेकिन हम कर लेंगे। आपको स्पेशल पावर ध्यान रखना, समाधान 161, मुख्यमंत्री की ड्यूटीज 167, 213 अध्यादेश। चलिए, कथन कारण है, बिल्कुल कथन कारण है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम, बिल्कुल राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री तीनों एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल एक कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, बिल्कुल सही बात, राज्य मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री एक कड़ी से कड़ी होती है, चैन होती है पूरी, बिल्कुल संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का हेड वही होता है, कैबिनेट का या मंत्रिपरिषद का। इसका कथन सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये तो आप सबको पता है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 11 + 1 हो सकती है, 12 हो सकती है, आपको पता है, सबको पता है राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या। नेक्स्ट देते हैं, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता आईडी दुआ नहीं थे, सूचना आयुक्त थे कमलकांत वर्मा नहीं थे, जेसी काशलीवाल है, नरपत लाल ढोडा हाईकोर्ट में थे, लेकिन प्रथम महाधिवक्ता थे वो जेसी काशलीवाल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्चुअल सवाल है, आपको आते होंगे, नहीं आते तो भी याद रख लेना, जेसी काशलीवाल थे। चलो, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन बी है गृह विभाग, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग और ऑप्शन डी है फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या सही उत्तर हो जाएगा? वहाँ ये बहुत ही टफ सवाल था, लेकिन कोई भी एग्जाम हो 1-2 सवाल तो टफ आती है। ठीक है, संसद विधानसभा के कार्यपालन संबंधी पूछा है, प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन में गृह विभाग नहीं है, बाकी पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, सब कुछ है। ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? आपको सबको पता है, जो भी कर्मचारी होते हैं तो पेंशन दी जाती है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है, चीफ मिनिस्टर को भी दी जाती है, राज्यपाल को भी दी जाती है, सबको पेंशन दी जाती है। और हाईकोर्ट के जो जज थे उसको, न्यायाधीश को पेंशन दी जाती हैं, वो दी जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दी जाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी दी जाती है। उसी तरह से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार शेड्यूल्ड एरिया एक्सटेंशन एक्ट 1996 किससे रिलेटेड है? वो सबको पता है। अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार सबको पता है, शिक्षा से नहीं है, सांस्कृतिक विकास से नहीं है, पंचायती राज सशक्तिकरण से है। आपको पता ही है, अनुसूचित क्षेत्र का विकास है, पेशा है, आप सबने पढ़ा भी होगा। ठीक है, पंचायती राज एम्पावरमेंट से संबंधित है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक सवाल थे। स्वतंत्रता से पूर्व किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? राजस्थान की कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? बताइए दोस्तों। जयपुर में बिल्कुल था, लोक सेवा आयोग था पहले। बीकानेर में भी था। ऑप्शन सी कोटा में नहीं था दोस्तों, जोधपुर में था ही। तो लोक सेवा आयोग कहां पर नहीं था? कोटा में नहीं था। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की जब भी बात करें तो अपन कह देंगे कोटा में लोक सेवा आयोग नहीं था। अब देख लो, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे? देखो, झालावाड़ से बीकानेर आ रहे हैं अपन, तो कभी आप गए हो झालावाड़? इस तरह से आरपीसी भी सवाल पूछते हैं, जिलों के बारे में पूछा है। इस बार हालांकि जिले उलट पुलट होने से भौतिक प्रदेश के बारे में आरपीसी पूछ सकती है। एकदम से नए जिलों की अभी बाउंड्री 100% डिफाइन नहीं हुई है, तो आप भौतिक स्वरूपों का क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले देखिए, झालावाड़ से आते हैं। सबसे पहले देखो, झालावाड़ खुद किधर है? झालावाड़ विंध्यन बेसिन का पार्ट है, लेकिन भोराट का पठार नहीं आता, आपको पता ही है। बीकानेर की तरफ कभी भी भोराट का पठार नहीं आता, बांगड़ नहीं आती है। ठीक है, अब देखो,
सबसे पहले हड़ौती की पठार से होकर गुजरेंगे, फिर बनास बेसिन होके आएंगे। आपने राजस्थान का मैप तो देखा ही होगा, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर झालावाड़ है, ठीक है। अब ये हड़ौती बेसिन होगा, ये बीच में बीच वाला क्षेत्र ये बनास बेसिन वाला हो गया, ठीक है। तो ये बनास बेसिन से यहाँ पर ये मध्य अरावली की छोटे अरावली के बीच में से होकर ये यहाँ पर अपना है बीकानेर, और ये है झालावाड़ गागरोन किला, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी क्रॉस करेंगे तो हड़ौती का पटा और बनास बेसिन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर है आपका दोस्तों। इसी तरह निरंतर मेहनत करते रहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है कि अगला सवाल ये है दोस्तों कि अरावली की चोटियों का क्रम पूछा। देखो देखो, एक बालों की चोटी होती है उसका क्रम नहीं पूछते, अरावली की चोटियों का क्रम पूछा है। तो आप सबको पता है, जो विद्यार्थी बेसिक तैयारी करते हैं, अरावली की चोटियां सबको पता है। गुरु शेर दिल जरगा सबको पता है, सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिल, जरगा, अचलगढ़, जयगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। इस तरह से ये तो सबके रटी हुई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है। गुरु तो बताए नहीं। अब इसमें दे रखा है, देखो शेर, देखो शेर, गुरु, शेर, जरगा, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर तारागढ़। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों। चलिए आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए राजस्थान के सार्वधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? सबसे पता राजस्थान, आप सबको पता है कि राजस्थान में क्या होता है, अकाल ज्यादा पड़ते हैं, शुष्क क्षेत्र है। ये देखिए राजस्थान का मैप देखते हैं, यहाँ से देखो राजस्थान देखते हैं तो यहाँ पर रेत रेत ज्यादा होती, धोरे वो इधर इधर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। वो कौन सी है? एरिडोसोल्स, वो अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स। ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा। आपको पता ही है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आप पढ़ते हैं, तो जो एरिया आता है उसका लगभग कितना परसेंट होता है बताइए? 40% जनसंख्या निवास करती है, वो होता है ना 40-60 वाला एरिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। वर्टिसोल आपको पता ही है, वर्टिसोल सबसे लास्ट में, राजस्थान के जब सबसे लास्ट में जो ये कोटा वाला एरिया है वहां पर वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, और वर्टिसोल्स पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स आपको सबको पता ही है, इंसेप्टिसोल्स इधर पाई जाती है, ये वाले एरिया, ये पाली, सिरोही, इधर जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स। अब बची अल्फीसोल्स, ये जयपुर, दौसा, अलवर, ये वाला एरिया में अल्फीसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रह जाएगा, सभी प्रकार की मिट्टियों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? कितने प्रतिशत वन आवरण को बढ़ाया गया दोस्तों? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है, फैक्चुअल सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 20%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला सवाल ये है दोस्तों, कौन सा फसल नकदी फसलों की श्रेणी में नहीं आता है? आपको पता है कैश क्रॉप्स, आपको पता है जो सीधा आपको कैश देते हैं। कौन सा फसल है? 3 फसलें राजस्थान में, ऑप्शन आपने पढ़े ही होंगे, कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, रतनजोत, जवार, कपास, तिलहन, गेहूं, मक्का, जवार और बाजरा। कौन सी कैश क्रॉप्स है? कैश वाली नकदी फसलें। आपको हमेशा याद रखना, 1 एंड ओनली 1, 3 फसलें ही है। आपको सीधा रट के जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। कपास, गन्ना, रतनजोत, ज्यादा सोचना नहीं है। कपास, गन्ना, रतनजोत, नकदी फसलें मतलब कपास, गन्ना, रतनजोत, कैश क्रॉप कहते हैं इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए याद रखना, कपास, गन्ना तो याद रहता, रतनजोत है वो भी कैश क्रॉप्स में आता है। ठीक दोस्तों, चलिए गोला अलीपुर देखिए, कहाँ भंडारण क्षेत्र कहाँ पर? गोला अलीपुर का भंडारण क्षेत्र आप सबको पता है। गोला अलीपुर कहाँ पर है बताइए? किशनगढ़ के पास ये जगह है, किशनगढ़, अजमेर वाली जगह बनता है। जगह का नाम भी लिख देते हैं, अब आप बता भी दोगे। किशनगढ़, अजमेर में गोला अलीपुर का क्षेत्र है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वोल्स्टोनाइट के भंडार है यहाँ पर दोस्तों, आप सबको पता है। अजमेर इसका प्रमुख क्षेत्र है, किशनगढ़ वोल्स्टोनाइट का प्रसिद्ध भंडार है। क्वार्ट्ज में भी अजमेर है,
आपको सबको पता ही है, आप तो सब पढ़े लिखे होशियार हैं, होनहार विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक वृद्धि दर आपने पूछी थी, पहले सवाल कर चुके हैं, उसके बारे में अपन ने टिक किया था, गंगानगर की 10% के आसपास है। लेकिन सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर पूछा, दोस्तों गौर से पढ़िए सवाल, सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर पूछा है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है अलवर, सी है जयपुर और डी है कोटा। तो दोस्तों क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? अलवर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। देखिए चौकेलाव महल कहाँ राजस्थान के किस किले में स्थित है? चौकेलाव महल, चौकेलाव के आपके भित्ति चित्र भी आपने देखे होंगे अगर आप राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के शौकीन हो। चौकेलाव में, चौकेलाव बहुत ही फेमस जगह है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी है बीकानेर दुर्ग, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ फोर्ट और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो चौकेलाव महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, चौकेलाव मतलब जोधपुर में। सर्वाधिक जो चौकेलाव महलों का चित्रांकन किया गया था राव मालदेव जी के समय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी जगह है। कभी जोधपुर घूमने आओ तो जरूर देख के जाना चौकेलाव। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये है, चारबाग कहाँ पर स्थित है? सबको पता है चारबाग कहाँ पर स्थित है। चारबाग आप सबको पता है, चारबाग की छतरी, चारबाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है 3 है बीकानेर, ऑप्शन डी है अजमेर। चारबाग कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। चारबाग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में। अब देखो इंग्लिश में लिखा चारबाग की जगह के लगा दिया। अब देखो नाइफ में भी के लगाते थे, पढ़ते नाइफ है। अब देखो के हस्बैंड है फिर भी इनको साइलेंट कर दिया जाता है, गलत बात है यार। हस्बैंड को कभी साइलेंट नहीं करना चाहिए देखो, लेकिन आज का जमाना है हस्बैंड साइलेंट रहते हैं, उसी में भलाई है। तो उसी तरह चारबाग में के हस्बैंड होते हुए भी क्या है? शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब नाइफ में देखो, नॉलेज में देखो कि हस्बैंड है, आगे लगता है वो हस्बैंड होता है, फिर भी साइलेंट रहता है। देखिए देखो समय बदल चुका है दोस्तों, उसी तरह वक्त के साथ आप भी बदलिए। तो चारबाग हैं जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। ठीक है, और देखो छतरियों की बात करें तो पंचकुंडा छतरियां हैं जोधपुर में, आपको पता है पंचकुंडा छतरियां जोधपुर में, बीकानेर में भी है, और मेवाड़ में मां सत्यों का टीला। इस तरह से आपको छतरियों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोगी महल आप सबने पढ़ा होगा। जोगी महल कनपटे साधुओं का जो मेला भरता है दोस्तों, जोगी महल कहते हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए कि वह स्थान जहाँ कनपटे साधुओं का मेला भरता है। मेला कहाँ पर भरता है? देखिए जोगी महल पूछा है, मेला तो देखो जोगी मेला वो भरतरी का मेला अलवर में भरता, लेकिन इसमें अपने को जोगी महल पूछा है। जोगी महल देखिए ये चित्तौड़गढ़ में नहीं, मेहरानगढ़ में नहीं है, लोहागढ़ में भी नहीं है, रणथंभौर में है। महल कहाँ पर है? रणथंभौर। बाकी जोगियों का मेला अलवर के सरिस्का में भरता है, भरतरी का मेला, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जोगी कनपटे साधुओं का वो अलवर है। कनपटे साधु जो जोगी होते हैं उनका मेला भरथरी वाला भरता है, भरथरी का मेला वो भरता है अलवर में। याद रह जाएगा दोस्तों, कनपटे साधुओं का मेला भरता है अलवर में, लेकिन जोगी महल का पूछा है तो रणथंभौर में। कहाँ पर है दोस्तों जोगी महल? रणथंभौर में। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा दोस्तों। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आप इंस्टा फेसबुक सब कुछ बंद कर दीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि आदिवासियों की देवी कौन सी है? हु इज द गॉडेस ऑफ ट्राइबल्स? आदिवासियों की देवी ऑप्शन ए है बरवड़ी माता, ऑप्शन बी है शुराणा माता, ऑप्शन सी है राठासण माता और ऑप्शन डी है कंठेश्वरी माता। तो आदिवासियों का मेला कहाँ पर बढ़ता बताइए दोस्तों? कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता। आदिवासियों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आपको पता ही है मेला कुंभ होता है आदिवासियों का मेला। बेणेश्वर, सोममाई, जाकम सबको पता है, सोममाई व जाकम नदियों के संगम पर बढ़ता है, आदिवासियों का मेला कहते हैं। इसको आदिवासियों को क्या कहते हैं? कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, माओ जी के चौपड़े बाजते हैं, माओ जी के
चौपड़े भी बाजते हैं। इस तरह से छोटी मोटी बातें आपको याद रखना। लेकिन आदिवासियों की माता पूछे तो क्या कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पाशुपत नामक शैव संप्रदाय हुआ, आपको तो पता है शैव संप्रदाय 4-5 प्रकार के हुए। एक कापालिक भी हुआ, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, ये काला मुख भी होता है। ठीक है, इस तरह के जो भगवान शिव के भक्त होते हैं तो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं ये। इस तरह के साधु मतलब बहुत ही विरक्त जीवन जीते हैं। काला मुख क्या करते हैं, आदमी की खोपड़ी होती है ना, मानव खोपड़ी, उसमें भोजन करते हैं। लेकिन अपने को पाशुपत का पूछा, उसी प्रकार एक संप्रदाय होता है पाशुपत, कापालिक, काला मुख, पाशुपत, ये सब होते हैं। तिरछे तिलक वाले, टेढ़े तिलक वाले, शमशान की भस्म लगाते हैं, जो डरते नहीं, तांत्रिक में बहुत विश्वास करते हैं, मतलब बहुत ही अलग तरह के लोग होते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त होती है, हालांकि होती है। लेकिन पाशुपत नामक जो राजस्थान में संप्रदाय हुआ था, इनके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन थे? लकुलिस जी थे दोस्तों। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिस जी थे। याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 2-4 शैव संप्रदाय, उसमें से पाशुपत भी एक संप्रदाय है। ठीक है, जिनके प्रवर्तक थे लकुलिस जी। आपको पता ही है लकुलिस जी का मंदिर कहाँ है? मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर, आपने पढ़ा होगा। अभी थोड़े दिन पहले विवाद भी चल रहा है, दूनी दर्शन करने गए, राजमाला वापस तिलक कर रहे हैं, वो भी आपने पढ़ा ही होगा। एकलिंग जी के दर्शन, मेवाड़ के महाराज एकलिंग जी को दीवान मानते हैं स्वयं को, उसी तरह से मेवाड़ में लकुली संप्रदाय है, एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया भरतरी का मेला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कनपटे जोगियों वाला, साधुओं वाला मेला। भरतरी का मेला किस जिले में पड़ता है? ये सवाल आ चुका है दोस्तों, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके जो प्रमुख उत्तर है अलवर है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जला गीत स्त्रियों का द्वारा कब गाया जाता है? आर्ट एंड कल्चर, कुआ पूजन के समय नहीं होते हैं, ठीक, एकादशी पे नहीं होता है, तीज पूजन पे नहीं होते हैं। जब वर की बारात देखने के लिए जब दूल्हा सज धज के जाता है तो बारात का डेरा देखने पर जाते हैं, स्त्रियां देखने जाती हैं, तो जला गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जला गीत गाया जाता है। वर की बारात देखने जब स्त्रियां जाती हैं तो वहां पर एक गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा, उसको कहते हैं जला गीत। चलिए, रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? आपको पता होगा। ऑप्शन ए है पुंगी, ऑप्शन बी है अलगोजा, ऑप्शन सी है ढोलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामनाथ जी चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? अलगोजा से हो जाएगा। ठीक है, एक सारंगी वादक भी रामनाथ चौधरी, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अलगोजा राजस्थान का क्या है? राज्यवादी यंत्र है। क्या है दोस्तों? स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा। रामनाथ चौधरी है, आपको पता ही है, इनको पद्मश्री भी दिया गया था। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। अलगोजा मुंह में छोटा वाद्य यंत्र होता है, मुंह में रखकर बजाया जाता है, हालांकि नाक से भी अलगोजा बजाते हैं, अलग अलग तरह के हैं, कई तरह के हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल इंग्लिश का आ चुका है दोस्तों। द करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्ट करना है दोस्तों। द केमिस्ट हैडंट हार्डली एनी दोज काइंड ऑफ मेडिसिन। द केमिस्ट हैडंट हार्डली एनी दोज काइंड ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन ए है हार्डली, had hardly any of those kinds, had secretly any of those kind, had hardly any of those kind। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? हार्ड हैंडली एनी ऑफ दोज काइंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड्स। दो उत्तर, एनी ऑफ दोज काइंड, ये काइंड्स नहीं होकर एनी ऑफ दोज काइंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का सवाल है, आप समझ लेना। टेंस से संबंधित आप सेंटेंस करेक्शन करना है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, इसमें तो आपको बताना है वुड कुड क्या है, आप सबको पता है, मॉडल्स आपने पढ़े होंगे। आई स्पेस रेदर डाई देन बैक, आई रेदर डाई, कुड तो नहीं होता, कुड तो कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको पता है, जो मॉडल आपने पढ़ा है, कैपेसिटी के लिए कुड प्रयोग, आई कैन, आई कुड, यू कुड, शुड, इसको सलाह देते हैं, एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, आप सबको मॉडल्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन वुड होता है आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भिक्षा मांगना की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा।
सेल्फ पब्लिकेशन होता है, कैन बी कैपेसिटी के लिए यूज होता है। तो ये इंग्लिश का छोटा सा मॉडल से संबंधित था जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आप कर ही दोगे मुझे उम्मीद है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन एन ओपन प्लेस। एक्सट्रीम फियर मतलब खुले स्थान का जो डर लगता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो क्या होता है? वाटर होता है। इसको जल से डर लगता है आदमी को, जल देखते ही इसको तकाता है, जैसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जल से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। ठीक है, तो एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग एन ओपन प्लेस इज क्या हो जाएगा? एग्रोफोबिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? खुले स्थान में जाने का डर लगता है। ये आदमी को खुले स्थान में, या यही आपको पूछा है, ओपन प्लेस में जाता है तो वहां पर आदमी को डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया, ये आदमी भीड़ भाड़ में जाता है तब डर लगता है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से डर लगता है। हेमेटोफोबिया, हेमेटो क्या होता है? हेमेटो आपको पता ही है, रक्त होता है। तो आदमी जब खून देखता है तो उसको डर लगने लग जाता है। थोड़ा सा खून देखते डर लगता है, ज्यादा खून देखता है सबको डर लगता है। और रक्त का डर, ये हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। हाइड्रोफोबिया जल का डर, क्लस्ट्रोफोबिया भीड़ का डर, हेमेटाफोबिया इज फियर ऑफ ब्लड। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए आगे चलते हैं। अब देख प्रीपोजिशंस का पूछा है। वी आर ऑलवेज स्पेस ड्रैगस डाउन। तो देखते ही पता पड़ा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रीपोजिशन पढ़ा है। ऑफ नहीं होता, विद किसी के साथ नहीं होता, अबाउट किसी के बारे में होता है। ठीक है, ऑफ कब होता है? जब किसी की तुलना करते हैं। तो ऑलवेज के साथ ज्यादातर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज के साथ एट आता है, या फिर ड्रैगर्स समझ लो, ड्रैगर्स के साथ भी क्या आता है? एट आता है। ये आप तैयारी करते हैं उनको पता है, जो विद्यार्थी नहीं है, जो आप प्रीपोजिशन पढ़े हैं उन सबको आते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। 86 आपको पूछा है, थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको एक्टिव पैसिव के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा या कॉम्पिटिशन में पढ़ा होगा। बेसिक, मेरे हिसाब से बेसिक हिंदी इंग्लिश सबको आनी चाहिए। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक आपको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको मतलब सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि यू आर एडवाइज, आपको सलाह दी जाती है कि एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। मतलब ये एक तरह की सलाह हो गई कि आप बोलने से पहले सोचें। ठीक है, आपको लेट नहीं कर सकते, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। ये आपकी एक तरह से सलाह दे, किसी का मुंह बंद थोड़ी कर सकते हैं। आप इसको एडवाइस दे के बेटा अच्छा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, बेटा गलत संगत में मत फंसो, बेटा फोन कम चलाओ, बेटा डेटिंग पे ध्यान कम दो, पढ़ाई में ध्यान दो। उसी तरह से आपको एक एडवाइस दी जाती है, अच्छे वर्कर बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो, सिंसियर, उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पोइट्स स्पेस कालिदास ऑफ इंडिया। ये पोइट हैं जो इंडिया का कालिदास है। मतलब वन एंड ओनली जो वन होता है, उसके लिए न ए होता है न एन होता है, उसके लिए क्या होता है? द होता है। दिस पोइट इज द कालिदास ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया में एक ही हुआ था, तो ये पोइट भी क्या है? इंडिया का क्या है? कालिदास है। यूनिवर्सल जो चीजें होती है, सन हो गया, मून हो गया, इस तरह से जो यूनिवर्सल चीजें होती है उसके आगे क्या प्रयोग किया जाता है? द प्रयोग। ठीक दोस्तों, जो संसार में एक ही चीज होती है, ठीक है, जैसे कोई बड़ी नदी हो गई, महासागर हो गया, उस सबके आगे द लगता है। ठीक है, सूरज चांद, इन सब के आगे द लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको पूछा है कि स्पेस नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। तो लिटिल होगा या अ लिटिल होगा या द लिटिल होगा या अ फ्यू होगा, ये आपको पूछा है। आपको बताना है कि क्या सही हो जाएगा। लिटिल आपको नहीं होता है। लिटिल मतलब जैसे लिटिल होता है, ए लिटिल होता है, द लिटिल होता है। ठीक है, तो लिटिल का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा न के बराबर होता है, ए लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, द लिटिल का मतलब ठीक ठाक अवस्था में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अ फ्यू, अ लिटिल नॉलेज, ये है अनकाउंटेबल लिटिल। ये क्या है? अनकाउंटेबल नॉलेज। ये दूध अनकाउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, फ्यू किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? नॉलेज एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? मिल्क वगैरह इस तरह से होता है, लीटर वीटर के जो भी माप होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन नॉलेज मतलब नॉलेज तो नॉलेज होता है, काउंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसको इसके लिए अलग अलग रैंकिंग भी बनी होती है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा?
ऑफ फ्यू नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग होती है। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है द लिटल लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका करेक्ट सिनोनिमस बताना है। करेक्ट सिनोनिमस मतलब हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची। आप वर्ड पकड़ लीजिए। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? एक तरह से हमदर्दी वाला, फ्रेंडली वाला होता है। तो ये फ्रैंक नहीं होकर सीधा क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको पता है, नहीं पता करते छोटे मोटे सिनोनिमस आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल देखो, टेंस के हिसाब से देखिए। आपने टेंस पढ़ा है तो आप बता दोगे कि डिड नॉट वर्क सिंस यस्टरडे। ठीक, सिंस यस्टरडे, ये यस्टरडे के बारे में अगर राइट पूछा है, एवरी मॉर्निंग ही वेंट नहीं आता है, मॉर्निंग के साथ वेंट ऑफिस नहीं होता है, गोज होता है। नाउ इट इज 50 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, आजकल 50 रुपीज का अमाउंट है वो बहुत ही। टू मिनिस्टर शुड शाउटेड एट वन अनदर इन ईच अदर होता है, वन अनदर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इस तरह से आपको कुछ देखना है, टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैथ्स का सवाल आ गया। ए अनुपात बी दे रखा है, ये देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1:2। अब देखिए बी अनुपात सी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। सी अनुपात डी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो सबसे पहले तो इनका एबीसीडी अनुपात निकाल दो। निकाल देंगे, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालते हैं मेरे साथ चलिए, देखो मैं सिखाता हूँ। ए यहाँ है, बाकी कहीं है क्या? नहीं है, तो सीधा नीचे उतरो। ये एक तरह की ट्रिक है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 5 3 क्या हो गया? ये 15 होगा। ठीक है, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, तो यहाँ से सीधा आ जाओ यहाँ। फिर और कहीं है? नहीं है, तो नीचे उतर जाओ। चलो 3 2 6, 6 पंजे 30। इसका अनुपात निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सी देखो यहाँ है और यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत ऊपर से होगी। एक बार यहाँ आएगी गाड़ी, फिर यहाँ चलेगी। चलो 4 दूनी 8, 8 पंजे ये आ गया 40। बी देखो यहाँ है और कहीं है? नहीं है, तो सीधा आप क्या उतर जाओ? नीचे उतर जाओ। 4 दूनी 8, 8 छक्के 48। ये इसका आ गया अनुपात। और भी कई तरीके, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका है ये है। अब ये पूछा है, इन सबका सम करो। 40 30 70, ये कितना हो गया? 75 और 15 133 हो गया सर। 8 5 13, हासिल की 1, 4 2 8, 2 10 और 3 13। ठीक है, 133 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कि पूरी संपत्ति 93,100। चलिए ये किससे कट रहा है? 33 133, देखिए 7 से काटती, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, पीछे कितना बचा? 6, 7 नमा 63। ठीक है, 7 एकम 7, 2 और 3, 7 3 21, 1 और 1, 7 एकम 7, 2 और 3, 7 3 21, 2 और 1, 7 3 21। ठीक है, ये 0 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7 से कट जाएगा, 700 आ गई। ठीक है, अपने को किसका पूछा? सी का हिस्सा पूछा, तो सी का कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। 1 की वैल्यू 700 आ गई, तो इंटू क्या कर दो? 40, 700 2800 उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको ऐसे करना है। एक बार वापस समझा देते हैं एबीसीडी वाला, एक बार वापस अनुपात निकालना वापस समझा। कभी विद्यार्थी एग्जाम बहुत नजदीक आ रखा है तो आपको भी समझने में काम आएगा, तो हम आपको वापस समझाएंगे। एक बार इरेज करके वापस दिखा देते हैं। चलिए वापस दिखा देते हैं। देखो ए यहाँ है और कहीं नहीं है, तो सीधा नीचे उतर जाओ। सबसे पहले सीधा नीचे उतर गए। बी देखो यहाँ था, फिर वापस यहाँ आए, फिर नीचे उतर गए। बी का अनुपात। सी यहाँ था, तो एक बार ऊपर से शुरू किया, नीचे आए, ऊपर से शुरू किया, नीचे आए। देखो यहाँ से ऊपर शुरू किया, फिर वापस सी यहाँ आया तो इधर मुड़ गए। डी और कहीं नहीं था, सीधा नीचे आ गए। इस तरह से आपको अनुपात जल्दी निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ही मैंने निकालने का प्रयास किया है, बहुत ही जल्दी हो गया। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? 2800। ठीक है, ये अपना मेथड विधि से मैंने किया है, ये आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके। कुछ धन साधारण ब्याज की दर से 7 साल में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 7 साल लगते हैं।
मान लो ये सांस कोई साधारण ब्याज 1 रुपये का, ठीक है। स्वयं का 4 गुना होता है, मतलब 1 रुपये की 3 रुपये हो गया, तभी 4 गुना हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखो स्वयं का 10 गुना होने में कितना समय लगा, तो 1 रुपये का 10 गुना का मतलब स्वयं कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक तो ये खुद हो जाएगा तब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 7 साल में कितना हुआ है, 3 गुना में, तो ये 3 तिया कितना हुआ, 3 तिया हुआ, तो 7 साल में 9, अब इसको 3 से गुणा के तो ये 7 था, कितना 7 साल था, तो 7 21 साल है, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बहुत ही बेसिक सवाल है। 4 गुना होता मतलब धन 1 का 3 हो गया, 10 गुना मतलब 1 का 9 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, उसी प्रकार 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21 साल। बहुत ही बेसिक सवाल, सरल सवाल है, आपको आना चाहिए इस तरह का सवाल, कंपटीशन एग्जाम है, आपको करके नहीं बैठना है साधारण ब्याज निकालो, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो, अब ये राशि कितनी है, 15,000 है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ये है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज है तो रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती, 8% की जगह अर्धवार्षिक में आधी हो जाती, ठीक है। अब देखो 1 साल का पूछा है तो अर्धवार्षिक का टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो निकाल दो 1 1 साल का साधारण ब्याज, भाई चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, पहले साल तो वही लगेगा जो साधारण ब्याज का था, दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगा, मूलधन इंटू दर कितनी है 4, पहले 1 साल जो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज सेम रहेगा, समय बटा 100, ठीक है। तो ये कट गया, 15 चौके 60, मतलब ये कितना आ गया, 600 आ गया पहले साल का ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगेगा, 600 तो रहेगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 600 का 4%, 600 का 4% निकाल दो, तो 600 600 1200 तो हो गई, प्लस 600 का 4% निकालो, 600 इंटू 4 बटा 100, ये कितना होगा, 6 चौक 24, तो क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 1224। एक बार पुनः समझा देता हूं कि चक्रवर्ती क्या होता है ब्याज दोस्तों, जिस पर साधारण ब्याज, पहले साल ब्याज साधारण और चक्रवर्ती ब्याज सेम लगता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले साल तो ब्याज 600 आया, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज सेम रहा, दूसरे साल भी क्या रहा, ये तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो 600 पर था वो 4% और लगेगा, तो 624 ये हो गया, समझ गए। तो आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को वाइड कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, 1224, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः पूछा, मान लो ए है पहली संख्या, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, तीसरी संख्या से पूछा है, ठीक है, तीसरी संख्या से 10% होगा, मान लो तीसरी संख्या कितनी है, 100। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10, तो ए होगी 110 हो जाएगा, दूसरी 25 है तो 125 हो जाएगा। बहुत अच्छा बेसिक सवाल। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का पूछा है कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 125 नीचे रह जाए %। अब देखो इनका अंतर कितना है, 15 है, इंटू 100 कर दो, 25 से कट रहा 25 4 जा 100, 25 5 जा 5 से कट रहा 5 दिया 15, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 4 3 12% सही। बहुत बेसिक सवाल है, आराम से पढ़िए और ध्यान से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बेसिक सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको मैथ आनी चाहिए, इतनी मैथ आनी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अंकित ने कोई वस्तु 40% छूट पर खरीदी, मान लो कोई, और उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक पर बेच दी। देखो बेसिक सवाल है, अंकित है, ये अंकित आदमी है, ये अंकित ले लिया, मान लो कोई वस्तु पर अंकित मूल्य था, अंकित का अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये था, 40% छूट पर खरीदी, मतलब इसने क्रय मूल्य 40 रुपये में, ये इसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। और उससे 50% अंकित मूल्य से 50, अंकित मूल्य तो 100 है, तो 50% अधिक का क्या मतलब हुआ, 100 की चीज 150 में बेच दी, तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। आपको पता ही है दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों,
लाभ और हानि क्रम मूल्य पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। तो क्रम मूल्य पर किया जाता है लाभ और हानि, तो क्रम मूल्य नीचे आ जाएगा। अब देखिए कितना लाभ हुआ, 60 से 120 हुआ, तो इसका अंतर कितना आ गया, 120 माइनस 60 कितना आ गया, 90 हो गया। आपको परसेंट लाभ पूछा है तो परसेंट लाभ कीजिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से कट रहा है, ये आ गया 50, 50 3 जा 150, मतलब 150% इसका हो जाएगा सही। एक बार पुनः बता देता हूँ, लाभ और हानि दोस्तों कभी भी कैलकुलेट करनी हो तो वो हमेशा किस पर की जाती है, क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य से क्रम मूल्य घटाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसको 100 से गुना, जैसे एग्जामिनर कह रहा है उसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ए और बी की औसत आयु 20 साल है। आपको पता है ए और बी की औसत आयु 20 साल, औसत साल मतलब इसका बटा 2 बराबर कितनी है, 20। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 40 हो गया। ठीक है, बी और सी की औसत आयु 19 है, तो इस बार मैं सीधा लिख देता हूँ बी और सी की औसत आयु 19 दूनी कितनी हो जाएगी, आयु का योग कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ए और सी की औसत आयु कितना है, 21, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनका योग करते हैं। देखो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इनका योग करते हैं। इधर का कितना होगा, 40, 38, 2 इधर का 40, 120, इसका आधा करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 60। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 60 है। ठीक है, अब आपको पूछी है बी की आयु पूछी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 60 है और ए और सी कितना है, 42 है। तो माइनस करेंगे, ए प्लस सी कितना है, 42 है, तो माइनस 42 कर दो। अभी देखो ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, पीछे बचा बी की पूछिए, तो कितनी बच जाएगी, 18। बेसिक सवाल है, आपको आना ही चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पता है ये आयत होता है ऐसे, विकर्ण क्या होता है, कई विद्यार्थियों को ये नहीं पता, ये होता है विकर्ण, इसकी लंबाई ए चौड़ाई बी। तो विकर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका अंडरूट होता है। ठीक है, चलो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 17। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है दोस्त। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, ये कितना है, 46 है। तो ए प्लस बी 2 नीचे चला जाएगा, कितना बचेगा, 23। 2 फैक्ट आ गए अपने पास। क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी होता है, ये अपने को ज्ञात करना है। लंबाई इंटू चौड़ाई होती है आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इसको देखकर आपकी क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा, ए प्लस बी का योग दे रखा, लेकिन ए इंटू बी निकालना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब मास्टर जी ने कान पकड़ के पढ़ना सिखाया, जब छठी क्लास में थे, कि बोलो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास्टर जी प्लस 2ab। गणित के अध्यापक जी ने बताया था, आपने भी रटे थे तोते की तरह। ठीक है, तो वो अप्लाई कर दो। अब ए प्लस बी स्क्वायर कितना है, 289 लिख दो, यहाँ पर 289 है। ट्वाइस ऑफ ए बी अपने को ज्ञात करना है। ए प्लस बी कितना है, 23 है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ये आपको याद होना चाहिए, 20-25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, बराबर। अब देखिए 289 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 289 इसमें से माइनस करो तो कितना हो गया दोस्तों, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 9 ये इधर जाएगा, 9 में से 9 0, और 8 में से 2 गया तो पीछे कितना बचा, ये माइनस कर दो। 23 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार देख लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 9, 2 5 2 9। ठीक है, अब देखो 12 में से पीछे गया तो 4, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 गया 240। तो ये हो गया दोस्तों ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर 240। तो ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 202 नीचे चला जाएगा तो 120। छोटी क्लास का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, आप कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है दोस्तों, ये पटवार में से छोटे मोटे एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं।
एक धातु के 3 ठोस गोलों का जिनका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है। ठीक है, गोले का आयतन आपको सबको पता है कि 4 बाई, इधर लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, नया गोला बनाया जाता है। इसमें देखो नया गोला का मान लिया बड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए 4/3 पाई से कट जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, ये r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब आता है। ठीक है, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो r3 का क्यूब बराबर r1 कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है बताओ आपको, 64 को 8 से गुणा कर दो जो नहीं पता है, 8 चौक 32, 48, 512 होता है। और 10 का क्यूब आपको पता ही है 100 × 1000 होता है। तो कुल मिला के आर क्यूब कितना आ गया, 1728, 1728 है इसका। ठीक है, ये आर क्यूब है। 1728 किसका क्यूब होता है, 1 से 15 तक क्यूब आपको आता तो ठीक है, नहीं तो घनमूल निकाल ली, मुझे तो आता है। मैं तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो आर हो जाएगा इसका आयतन 12 सेंटीमीटर। दैट्स इट, समझ गए। गोले के आयतन को पिघलाकर एक बड़े गोले में डाला जाता है, तो इसका क्यूब आना चाहिए, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आना चाहिए। 1 से 15, 20 तक आपको क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 12 का क्यूब आ जाएगा। चलिए एक दो सवाल और बच्चे अपन फिनिश करते हैं फिर। ये बहुत ही बेसिक सवाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अनुपात के बारे में। ए अनुपात बी कितना है, 3:4 है। बी अनुपात सी कितना है, 5:5। देखिए दोस्तों, इस सवाल के करने के बहुत सारे तरीके, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये हमेशा करते हो, देखो सारे तरीके आने चाहिए। मंजिल एक है तो राहें अनेक है दोस्तों। ये है 3:4, आपको ऐसे भी करना चाहिए। बी अनुपात सी है 5:7, ऐसे है ना, यहाँ पर खाली है, ये सेम होना चाहिए। आपको पता है कि अभी 4 है 5 दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको किससे गुणा करते हैं, 5 से करते हैं, इसको भी 5, तो इसको क्या कर 4 से गुणा करेंगे तभी 20 होगा, इसको भी 4 से। ठीक है, चलिए तो ये 3 से 5 से किया तो 5 3 15, इसको 5 चौक 20 और 7 चौक 28, ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह के झंझट में मत पड़िए, चलो कैलकुलेशन ए बी सी डी दे देगा आपको, ई कुछ नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ए इसमें है और कहीं है क्या, नहीं है तो सीधा नीचे उतर जाओ, 5 3 15, ये अपना मेथड है। बी यहाँ है फिर यहाँ है तो सीधा क्रॉस जाओ, 5 चौक 20 आ गया। बी यहाँ, सी यहाँ है और कहीं है नहीं, तो ऊपर शुरुआत करो तो सीधा नीचे उतर जाओ, 5 चौक 28 आ गया। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ए अनुपात सी, तो 15:28 हो जाएगा, 15:28। अच्छा उल्टा दे दिया, 28:15 दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। सी अनुपात ये देख लो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सी अनुपात ये पूछा था, 28:15। इस तरह के अनुपात के जब भी सवाल आए आपको दोस्तों अपना मेथड विधि से काम करना है। एक बार पुनः बताता हूँ, ए यहाँ है और कहीं नहीं, सीधा नीचे उतर जाओ। बी यहाँ है, सीधा ऐसे क्रॉस कर दो। सी यहाँ है और कहीं नहीं, सीधा नीचे उतर जाओ। आंसर वही आएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम अपने को लोगों से आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, अनुपात का सवाल है। अनुपात के सवाल ज्यादा हो गए, लेकिन आप कर दोगे, इस तरह के सवाल है। मैंने बताया था ए अनुपात बी कितना है, 1:3 है। बी अनुपात सी कितना है, 2:5 है। सी अनुपात डी कितना है, 2:3 है, 3 है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, ए यहाँ है कहीं सीधा नीचे उतर जाओ, 2 2 4 4 हो गए। बी यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ आके फिर यहाँ से अपन नीचे उतर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सी यहाँ पर है फिर यहाँ है, तो शुरुआत तो ऊपर से करेंगे, यहाँ से आएंगे सी की तरफ, फिर यहाँ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से चलो यहाँ से आके यहाँ बढ़ जाओ। ठीक है, अभी रुको, थैंक यू, थोड़ी देर रुको। 5 3 15, 15 दूनी 30। चलिए बी यहाँ पर है और कहीं नहीं, सीधा नीचे उतर जाएंगे, हम सीधा नीचे आ जाएंगे। 5 3 15, 15 3 45, ये क्या हो गया, 45।
यदि बी व सी के बीच का अंतर पूछा है, बी व सी के बीच का क्या पूछा है, अंतर, तो बी तो 12 है, सी 30, इसका अंतर कितना हो गया, 18 हो गया। चलिए इधर लिख देते हैं, 18 की वैल्यू दे रखी है 6435 की। चलो 9 से कट जाएगा, देखो 5 9 63, 1 3 9 1 9, 4 5 9 5 45, 9 2 18। ठीक है, तो कुल धनराशि का योग पूछा है, दो की वैल्यू इतनी है, तो टोटल कितनी है, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, देखो एक बार वापस, 9 दूनी 5 9 63, ठीक है, 1 3 9 1 9, 4 5 9 5 45, 9 दूनी 18, 715 आई है। तो आपको पूछा है कि सबका शेयर कितना होगा दोस्तों, सबका शेयर कितना होगा बताइए दोस्तों, सबका शेयर का क्या मतलब हुआ, आप समझ गए। एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूं क्या सही है कि नहीं है, एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूं कि सवाल सही है या नहीं है। सबका शेयर आ जाएगा आपको, एक की वैल्यू शायद 91 आएगी, ऐसा कुछ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। अब 91 को आपको टोटल कितना है, ये 30 और 12 16, 16 और 30 46, 91 तो इसका ही होगा, इसका वैल्यू 91 है, तो इंटू 91 करेंगे तो ये आप सॉल्व करना, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले टाइम में एक दो सवाल और करेंगे, इसका सवाल कर देना, हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, मैंने आपको तरीका बता दिया, पहले एक दो सवाल इस तरह से कर चुके हैं, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सवाल है, कैलकुलेशन देख लेना, इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आप निरंतर इसी तरह मेहनत करते रहे। विद्यार्थी जॉन क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम में हम और नए सवाल लेके आएंगे इसी जोश उत्साह और उमंग के साथ। तो धन्यवाद मित्रों, ऑल ऑफ यू।